हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 21 नवंबर और 22 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं आज के क्विज चैलेंज से। आज के क्विज चैलेंज में सिर्फ एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके करना है। भारत की पहली हाइपरलूप परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हाइपरलूप परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अभी तक हमारे पास 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली। एक तो रोड, दूसरा फिर शिप जो वाटर पे चलती हैं, तीसरा ट्रेन और फिर चौथा एरोप्लेन। अभी ये 5वां मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा जिसे हाइपरलूप बोलते हैं। इसके बारे में पूरा डिस्कस किया जा चुका है। और तो आपको ये बताना है कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि किस संस्थान ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? देखो, वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र क्या होता है? देखो, हर जो है देश का अपना एक ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है। जैसे हमारे इंडिया का आयुर्वेद है और फिर आप मान सकते हो जर्मन का होम्योपैथ है। इसी तरीके से अपना हर एक देश का ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है। और फिर WHO ऐसा एक केंद्र स्थापित करने जा रहा है भारत में, जहाँ पे पूरे विश्व की पारंपरिक मेडिसिन का औषधि केंद्र होगा। ये मतलब पूरे विश्व की पारंपरिक जो मेडिसिन है उसका औषधि केंद्र होगा। इसको स्थापित करेगा WHO हमारे भारत में। पारंपरिक मेडिसिन के बारे में मैंने बताया कि आयुर्वेद इंडिया का है, जर्मन का जो है होम्योपैथ पारंपरिक मेडिसिन है वहाँ की। तो इसी तरीके से प्रत्येक देशों की जो पारंपरिक मेडिसिन है उसका केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत में WHO के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रस्ताव पे ही WHO ने 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाने की भी शुरुआत करी थी। और WHO का हेडक्वार्टर ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एधोनम हैं। और WHO की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। WHO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा करी है, जिसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? देखो, पहले अवधि जान लेते हैं। ये 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाएगा गोल्डन वीज़ा। जो विदेश के लोग सऊदी अरब में जाएंगे और उनके पास कोई मतलब कि स्पेशल स्किल होगी, किसी चीज़ में वो स्किल्ड होंगे, मतलब कि वो पूरी तरीके से सक्षम होंगे किसी चीज़ में। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे के इंजीनियर्स जो होते हैं, साथ ही साथ जो PhD होल्डर हैं और जो पैंडेमिक एक्सपर्ट्स हैं, इन सब के लिए 10 साल का वीज़ा एक साथ जारी करेगा संयुक्त राज्य अमीरात। अगर कोई भी ये पेशेवर, ये स्किल्ड व्यक्ति इस तरह के संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं। इससे क्या है कि UAE ने एक सोचा है कि वो विदेशी लोगों की प्रतिभा के भरोसे अपने देश में पूरा एक विस्तृत विस्तार करेगा। इसीलिए वो 10 साल का वीज़ा एक साथ दे रहा है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कार्य करते हैं उनके लिए, पैंडेमिक एक्सपर्ट्स के लिए, PhD होल्डर्स के लिए। है क्या कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद देश पूरे विश्व काफ़ी पीछे चला गया है। उसकी इकोनॉमी इस समय धरातल में है। पूरे विश्व के प्रत्येक देश की इकोनॉमी में गिरावट आई है। तो फिर सभी देश अपने अपने तरीके से अपने इकोनॉमी को फिर से बूस्टअप करने के लिए ये कई सारे प्लान ला रहे हैं। उसी के तहत गोल्डन वीज़ा जारी कर रहा है UAE 10 वर्षों के लिए, जो विदेशी पेशेवर हैं और संयुक्त अरब अमीरात में जाके कार्य करना चाहते हैं उनके लिए। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और खलीफा बिन अल नहमान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस फार्मूला वन खिलाड़ी ने टर्किश ग्रांड प्रिक्स खिताब को जीतकर 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है? देखो, लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने टर्किश ग्रांड प्रिक्स खिताब को जीता है। और जो ग्रांड प्रिक्स बुक खिताब होता है, जो ग्रांड प्रिक्स प्राइज़ होता है, इसमें क्या होता है, इस अवार्ड में, ये अवार्ड बेसिकली जो रेसर होते हैं उनके लिए होता है, कार रेसर जो होते हैं उनके लिए होता है। तो लुइस हैमिल्टन का ये 7वां खिताब था। 7वां खिताब जीतने के साथ ही साथ इन्होंने माइकल शूमाकर का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनके जो विश्व चैंपियन मतलब चैंपियनशिप के 7 खिताब माइकल शूमाकर ने भी जीते हैं। और ये 7वां खिताब था टर्किश ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन का। लुइस हैमिल्टन बेसिकली ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, जबकि माइकल शूमाकर ये जर्मन रेसिंग ड्राइवर थे। दोनों ने बराबर चैंपियनशिप जीती है, 7-7। लेकिन अगर टोटल विन की बात करें तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन उनसे आगे निकल चुके हैं। लुइस हैमिल्टन टोटल 94 खिताब जीता है उन्होंने, जबकि चैंपियनशिप 7 जीती है। और माइकल शूमाकर जो कि जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने ये रिटायर हो चुके हैं, अभी ये रेसिंग करना बंद कर दिया है इन्होंने। लेकिन ये एक जाने माने रेसिंग ड्राइवर थे और जर्मन के थे माइकल शूमाकर। इन्होंने भी टोटल 7 चैंपियनशिप जीती है, जबकि 91 टोटल खिताब इन्होंने जीता है। तो टोटल खिताब में लुइस हैमिल्टन माइकल शूमाकर से आगे निकल चुके हैं, जबकि चैंपियनशिप में अभी उन्होंने माइकल शूमाकर की बराबरी की है। आप माइकल शूमाकर को ऐसा समझ सकते हो कि माइकल शूमाकर जो रेसिंग है उसके सचिन तेंदुलकर हैं, यानी कि काफ़ी फेमस नाम है माइकल शूमाकर रेसिंग का। लेकिन अब लुइस हैमिल्टन उन्हें जल्दी ही उनके 7 चैंपियनशिप के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। और उन्होंने टोटल विन के रिकॉर्ड को तो तोड़ ही दिया है। माइकल शूमाकर 91 सारी जितने भी खिताब माइकल शूमाकर ने जीते हैं, कुल अपने खेल पीरियड के दौरान 91 खिताब जीते थे, जबकि लुइस हैमिल्टन अभी तक 94 खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? देखो, 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने बिहार के लिए। और 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये जेडीयू पार्टी से हैं। हालांकि जो इनका अगर ओवरऑल टर्म देखेंगे तो ये बिहार में अभी सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रहने वाले जो हैं उसका खिताब है श्री कृष्ण सिंह के पास। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये 7 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जो पहली बार इनकी गवर्नमेंट बनी थी वो सिर्फ 7 दिनों के लिए बनी थी। और फिर श्री कृष्ण सिंह ये बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर टर्म की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट टर्म, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बिहार का सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो श्री कृष्ण सिंह है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना, ये खिताब बिहार के नीतीश कुमार के पास है। ये जेडीयू से हैं। और अगर ये पूरा टेन्योर अपना पूरा कर लेते हैं 5 साल का, तो फिर ये श्री कृष्ण सिंह का सबसे ज़्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक क्वेश्चन आता है कि पूरे मतलब कौन से भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री ने पूरे भारत में सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पवन कुमार चामलिंग ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इन्होंने 24 साल 165 दिनों तक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे इनका हक रहा है। और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग सीएम हैं पवन कुमार चामलिंग हमारे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ानों से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? देखो, स्पेस एक्स ये एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, और अमेरिका की जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है उसका नाम है नासा। तो नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर काम करते हैं अंतरिक्ष सेक्टर के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन भेजने का काम किया है स्पेस एक्स ने नासा के लिए। और ये चारों यात्री अंतरिक्ष
स्टेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे उतारे गए हैं। ये पूरी तरीके से व्यावसायिक उड़ान है, ये यात्री सिर्फ वहाँ घूमने के उद्देश्य से गए हुए हैं। हालांकि जो नासा है वो स्पेस एक्स के साथ मिलकर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, वहाँ पे बस्तियाँ इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, कहाँ पे, अंतरिक्ष में। और अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत में जो अंतरिक्ष सेक्टर में काम करती है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करती है। लेकिन अभी हाल ही में आई थिंक मई महीने में पहली बार भारत में भी प्राइवेट प्लेयर्स को एरोस्पेस में जो है एंट्री दे दी गई है। अब क्या है कि अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसरो के साथ मिलकर कार्य कर सकती हैं स्पेस सेक्टर के लिए। जो भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट। ये हैदराबाद की कंपनी है और इसने अभी हाल ही में सीवी रमन नाम से रॉकेट इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट भी करा है। तो स्काई रूट आप याद रखोगे, स्काई रूट भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है स्पेस सेक्टर में। ये इसरो की मदद करेगा और इसरो के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है के शिवन। 4 यात्रियों को स्पेस एक्स ने भेजा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा सोनू सूद को। और सोनू सूद ये पंजाब के ही रहने वाले हैं। पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है मोगा, वहाँ के ही ये बेसिकली हैं और पंजाब का स्टेट आइकॉन इन्हें नियुक्त किया गया है। अब आप देखेंगे कि सोनू सूद लोगों को वोटिंग करने के लिए अवेयर करेंगे कि वोट आपका अधिकार है, आप वोट करने जाओ। ये पंजाब के लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। देखो स्टेट आइकॉन का मतलब कि ये होगा कि अब इनका काम ये होगा कि ये लोगों को जागरूक करें चुनाव आयोग की तरफ से कि आपका वोटिंग करना अधिकार है और आपको वोटिंग करने ज़रूर जाना चाहिए। इसी तरीके का कुछ काम करते अब आपको सोनू सूद दिखेंगे। अभी पैंडमिक के दौरान आपने सोनू सूद के रोल को देखा, एक बहुत ही अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया। और जो भी माइग्रेंट लेबर थे और महाराष्ट्र में ये फंसे हुए थे, इनको इन्होंने क्या किया था, अपने घरों पर पूरा अपने खर्चे के साथ भेजा था। बसों से, प्लेन से और ट्रेन से पूरा 100% खर्चा सोनू सूद ने खुद उठाया था। और सोनू सूद ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था माइग्रेंट लेबर को उनके घरों तक पहुंचाने में पैंडमिक के दौरान, जब लॉकडाउन था उस दौरान। तो और अब सोनू सूद पंजाब का स्टेट आइकॉन होंगे चुनाव आयोग की तरफ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखो संचमान लिम्बू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संचमान लिम्बू, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। इनका निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ। और सिक्किम के अभी जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो ये भी जान लेते हैं सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य है और एरिया की दृष्टि से सिक्किम पूरे भारतवर्ष का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन है एरिया की दृष्टि से, तो गोवा। सेकेंड स्मॉलेस्ट राज्य कौन है एरिया की दृष्टि से, तो फिर कौन सा हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और एरिया की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा। एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा राज्य है। सिक्किम में कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। नाथुला पास है सिक्किम में और छंगू लेक है सिक्किम में, तिस्ता रिवर है सिक्किम में। ये सारे क्वेश्चन सिक्किम से रिलेटेड आते हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि सिक्किम के ही पवन कुमार चामलिंग के पास रिकॉर्ड है पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा दिनों तक सीएम रहने का। और पूरे इंडिया के हैं तो बेसिक सी बात है कि ये सिक्किम के भी सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बार सीएम का शपथ लेने का रिकॉर्ड बिहार में बनाया है नीतीश कुमार ने, और ये इन्होंने अभी हाल ही में 7वीं बार शपथ लिया बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। देखो मैंने क्या किया है कि जो डेट वाले क्वेश्चन होते हैं
उनको मैंने अब सेम डेट को बना मतलब पूछना सेम डेट में बंद कर दिया है। कारण ये है कि अगर सेम डेट में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेट वाले क्वेश्चन मतलब आप तो अपने आप कर लोगे कि आज हम 21 और 22 नवंबर का कर रहे हैं तो 21 या 22 ही आंसर हो सकता है। तो इसलिए मैंने अब डेट वाले क्वेश्चन सेम डेट में पूछना बंद कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। 16 नवंबर को हम पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श को कायम करने के उद्देश्य से इसे 16 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट है वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है काफ़ी ख़राब रैंक है। देखो 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस तो मनाते हैं जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता हो सके और उच्च आदर्श कायम हो सकें, प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। लेकिन अगर हम भारत की रैंकिंग देखेंगे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखेंगे पूरे विश्व में, तो भारत 180 देशों में 142वें स्थान पे है, जो कि काफ़ी ख़राब पोजीशन है। यानी कि हमारे देश में प्रेस को पूरी तरीके से फ्री होकर काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती है और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक काफ़ी ख़राब है। हमेशा न्यूज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो लीडर हो सकते हैं या फिर कोई पैसे वाला हो सकता है। और इसीलिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो प्रत्येक वर्ष प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट निकालता है उसमें भारत को 142वीं रैंक दी गई है टोटल 180 देशों में। और हमें याद तो रखना ही है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखो मधुमेह मीन्स डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। डायबिटीज़ बेसिकली दो तरह की होती हैं। डायबिटीज़ के दो प्रकार हैं, एक तो नाम है इसका डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा होता है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है? डायबिटीज़ मेलिटस में जो इंसुलिन होती है उसका सिक्रीशन पैनक्रियाज करता है, पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन के सिक्रीशन को घटा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति जो भी कार्बोहाइड्रेट खाता है उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और फिर उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन का सिक्रीशन पैनक्रियाज द्वारा डिक्रीज़ किया गया तो डायबिटीज़ मेलिटस हुआ और उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो ब्लड लेवल में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। एक तो देखो जल्दी थकावट आती है, पैरों में सूजन आ जाते हैं, फिर अगर कहीं पे चोट लग जाए तो चोट को पूरी तरीके से मतलब कि ठीक होने में, सही होने में, जो घाव हुआ है वो सही होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सब जो है डायबिटीज़ मेलिटस के वजह से होता है। दूसरा जो डायबिटीज़ का प्रकार है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि व्यक्ति को प्यास खूब ज़्यादा लगती है और ये बार बार टॉयलेट जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये बैलेंस को बनाता है, जो है वाटर लेवल के बैलेंस को करता है हमारी बॉडी में। लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका सिक्रीशन भी घट जाता है तो फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस ये बेसिकली है ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। डायबिटीज़ इंसिपिडस ये है बार बार टॉयलेट का जाना, और बार बार टॉयलेट जाने से इंसान को प्यास भी खूब ज़्यादा लगती है। इस बार जो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया, इसका जो थीम था ये था द नर्स एंड डायबिटीज़। द नर्स एंड डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का इस वर्ष का थीम था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम है सौमित्र चटर्जी। ये 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम करा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रिकवरी के दौरान नए रोजगार के अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित करने वाली योजना आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के लाभ के लिए जो मजदूरी मानदंड है वो क्या है? देखो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी आत्मनिर्भर भारत 3.0
की घोषणा करी गई हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और आत्मनिर्भर भारत 3.0 में ही एक स्कीम बताई गई, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है, इसके तहत किनको फ़ायदा मिलेगा, मैं सब कुछ कवर करता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखो दो तरीके के, पहले तो आंसर सीधे सीधे पहले जान लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिनको फ़ायदा मिलेगा, जिनकी भी जो मंथली सैलरी है, मंथली जिनका मजदूरी मिलती है 15,000 रुपये से कम, उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको जानते हैं। देखो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने खुद को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करा हुआ है, तो क्या होता है कि जो सैलरी आती है उसका 12%, मतलब आप सोचो कि कोई व्यक्ति है राम, जो कि जॉब करता है किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में, और वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में। अब अगर वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में, तो राम जिस भी कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी का रूल ये होगा कि वो राम के नाम से 12% सैलरी से, राम की सैलरी का 12% ईपीएफओ में जमा करे, और राम खुद भी अपनी सैलरी का 12% ईपीएफओ में जमा करेगा। इस तरीके से टोटल 24% जमा होता है ईपीएफओ में। और फिर 60 साल की उम्र के बाद जब राम अब उस कंपनी को छोड़ेगा, तो उसे जो रिटायरमेंट फंड के रूप में वो सारे पैसे दे दिए जाएंगे, और उसमें इंटरेस्ट भी लगता रहेगा। तो इंटरेस्ट के साथ वो सारे पैसे जो 12% राम की कंपनी ने दिया और फिर 12% राम ने स्वयं जमा किया, तो रिटायरमेंट फंड के रूप में रिटायर होने के बाद राम को वो सारे पैसे विथ इंटरेस्ट प्रदान कर दिए जाएंगे ईपीएफओ के द्वारा। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच जिनकी नौकरी चली गई है और फिर उन्हें 1 अक्टूबर के बाद रोज़गार मिला हो, और उनको रोज़गार जो मिला है वो ऐसी कंपनी में मिला है जो कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो 12% ईपीएफओ जमा करी जाती है कंपनी की तरफ से उसको, और जो 12% स्वयं कर्मचारी जमा करता है उसको, दोनों को ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ईपीएफओ में जमा किया जाएगा उस कर्मचारी के नाम से। अगर कर्मचारी, दो क्राइटेरिया बनाया गया है, एक तो 15,000 से कम हो मासिक वेतन कर्मचारियों का, दूसरा कि अगर कर्मचारी जो है, कर्मचारी की नौकरी चली गई थी और फिर से मिली है, तो भी उसे इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो इसमें फ़ायदे क्या हैं कि जो कंपनियां हैं वो खुद को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करेंगी, क्योंकि 12% ईपीएफओ का जो कंपनी की तरफ से प्रदान किया जाता है। देखो जो भी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो ईपीएफओ में गवर्नमेंट पैसे डालती है जो कि एम्प्लॉय की तरफ से, और फिर एम्प्लॉय जितना एम्प्लॉय देता है उतना ही गवर्नमेंट भी देती है ईपीएफओ में अपने एम्प्लॉय के लिए। तो सेम रूल अब प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करने के उद्देश्य से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो अब कंपनी का 12% गवर्नमेंट देगी, फिर कंपनी को वो 12% तो गवर्नमेंट द्वारा मिल जाएगा, और जो एम्प्लॉय 12% देता है वो भी गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से कंपनी खुद को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कराएंगी, क्योंकि उसकी जगह पैसा गवर्नमेंट देगी। साथ ही साथ एम्प्लॉय का ये फ़ायदा होगा कि पैंडमिक के दौरान उसकी अर्निंग काफ़ी घटी है, तो ईपीएफओ में जो पैसे जाते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे। तो इसके दो क्राइटेरिया हैं, पहला तो 15,000 रुपये से कम व्यक्ति का जो है सैलरी हो महीने का, और दूसरा उसकी जॉब 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच कोरोना वायरस महामारी के दौरान गई रही हो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में एक नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह पुल किन दो राज्यों को जोड़ेगा? देखो ये पुल बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ये जोड़ेगा असम और मेघालय को। असम में एक जगह है धुबरी, धुबरी को ये असम की धुबरी को जोड़ेगा मेघालय की फुलबारी से। मेघालय में स्थान का नाम है फुलबारी और असम में जो स्थान है उसका नाम है धुबरी। तो धुबरी को ये फुलबारी से जोड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। असम और मेघालय को जोड़ेगा भारत का सबसे लंबा नदी पर बनाए जाने वाला पुल, जो कि 2026-27 तक पूरा होने की जिसकी उम्मीद करी जा रही है। और ये पुल बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे।
अभी अगर हम बात करें कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन है, तो अभी भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु नदी पे बनाए जाने वाला। ये लोहित रिवर पे बना है। लोहित रिवर, देखो लोहित रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है, किस नदी की? ब्रह्मपुत्रा रिवर की ही सहायक नदी है लोहित रिवर। और भूपेन हजारिका पुल का दूसरा नाम है ढोला सादिया ब्रिज, क्योंकि ये ढोला और सादिया को कनेक्ट करता है। और ये भी असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। अब देखो, जो ये पुल बनाया जा रहा है जिसके 2026-27 तक पूरी होने की उम्मीद है, ये 4 लेन ब्रिज होगा, भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा बनने के बाद। और लांसर एंड टर्बो इस ब्रिज को बनाने का ठेका इसी कंपनी को मिला है। लांसर एंड टर्बो को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस ब्रिज को बनाने का। ये 19 किलोमीटर के अराउंड, मतलब लगभग 19 किलोमीटर लंबाई होगी इस ब्रिज की। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने बताया कि भूपेन हजारिका सेतु लोहित रिवर पे है, इसी को ढोला सादिया ब्रिज बोलते हैं। ये अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे लंबा पुल है जो कि नदी पर बनाया गया है। लेकिन असम और मेघालय को जोड़ने वाला पुल जब 2026-27 में पूरा हो जाएगा तो फिर ये पुल हो जाएगा पूरे भारत का सबसे लंबा पुल जो कि नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एन्यूएलबस 2020 विश्लेषण और 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार भारत किस वर्ष तक अपनी हरित ऊर्जा की क्षमता को दोगुना करेगा? देखो, रिन्यूएबल्स एनर्जी को भारत दुगना कर देगा अपनी 2021 तक। 2020 की तुलना में 2020 की तुलना में भारत 2021 में रिन्यूएबल क्षेत्र की जो एनर्जी है उसको डबल कर देगा, ऐसा एक रिपोर्ट दिया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार। और इसमें इन्होंने कहा है कि 2020 रिन्यूएबल्स, 2020 विश्लेषण और 2025 के पूर्वानुमान, ये रिपोर्ट का शीर्षक है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा दिया गया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 2021 तक भारत 2020 की तुलना में डबल एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा रिन्यूएबल सेक्टर से। और इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी प्रोडक्शन का, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्रोडक्ट किया जाएगा, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा और 10 गीगावाट बायो पावर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा, 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चाइना और अमेरिका इसी वर्ष 200 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2021 तक भारत 2020 की तुलना में डबल हरित ऊर्जा प्रोडक्शन करने लग जाएगा, ऐसा रिपोर्ट दिया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योजना के तहत पर्यटन और संस्कृति के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर करा गया? इसका उद्घाटन किया गया असम में। और 2014-15 में टूरिज़्म के विकास के लिए, टूरिज़्म सेक्टर को बूम देने के लिए एक योजना चलाई गई थी प्रसाद। तो पर्यटन सुविधा केंद्र जिसका उद्घाटन असम में किया गया, ये प्रसाद योजना के तहत ही इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का बहुमीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है कितनी भाषाओं में शुरू करा गया? देखो, आरबीआई कहता है एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इस प्रोग्राम में कुल 14 भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है 14 भाषाओं का। 14 भाषाओं में, 14 अलग अलग भाषाओं में लोगों को जागरूक करा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग फाइनेंशियल सेक्टर में जागरूक रहें और जो फ्रॉड होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के उसे बंद किया जाए, उसके प्रति लोग जागरूक रहें। है क्या कि जब से ये आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं तब से लोग फ्रॉड का शिकार काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आरबीआई कहता है एक
जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कुल 14 भाषाओं का प्रयोग किया गया, मतलब कि पूरे पूरे जो एडवर्टाइज करे जाएंगे जागरूक करने के लिए वो अलग अलग 14 भाषाओं में किए जाएंगे। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 360 डिग्री, मतलब कि जितने सोशल मीडिया हैं उन सभी को कवर करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। रेडियो के थ्रू भी जागरूकता फैलाई जाएगी। टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, बैनर्स, जिप्स, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू जागरूकता फैलाई जाएगी। मतलब पूरा 360 डिग्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कवर करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू फ्रॉड का शिकार होते हैं उसके प्रति जागरूक किया जा सके कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से में फ्रॉड से बचा जा सकता है और अपने जो उनकी स्वयं की कमाई हुई मनी है उसको सेफ रखा जा सकता है। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो ये चलाया जा रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखो कभी ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं इससे कि वो अलग अलग 14 भाषाएं क्या है। देखो मैक्सिमम 5 ऑप्शन होते हैं बैंक के एग्ज़ाम में और 4 ऑप्शन होते हैं आपके अन्य एग्ज़ामों में, तो ये कभी नहीं आएगा। हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि टोटल 14 लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि 14 लैंग्वेज कौन कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है जिन्होंने G77 के विदेश मामलों के मंत्रियों की 44वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। देखो संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। TS त्रिमूर्ति ने G77 देशों के विदेश मामलों के मंत्रियों की 44वीं बैठक में इन्होंने संबोधित किया। जैसे G20 20 देशों का समूह है, वैसे G77 ये 77 देशों का समूह है और इसकी भी 44वीं बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से मतलब यूनाइटेड नेशन में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन में इंडिया को, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। उन्होंने इस बैठक में संबोधित किया। TS त्रिमूर्ति से पहले सैयद अकबरुद्दीन भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व थे यूनाइटेड नेशन में और उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में पूरा हुआ। तब से अप्रैल 2020 से TS त्रिमूर्ति ही भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं संयुक्त राष्ट्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों के जीवन पर आधारित इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंसोम्निया आर्मी स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है रचना विस्ट ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूरे जो आर्मी के लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं, अगर उन्हें रिमोट एरिया में है, मतलब कि किसी ऊंचाई स्थान पे हैं या फिर किसी बॉर्डर पे हैं, तो कैसे और कोई जो वेदर कंडीशन है, हार्श वेदर कंडीशन है, वहाँ पे कैसे कैसे ये लोग रहते हैं, तो उनके बारे में पूरा इस पुस्तक को लिखा है रचना विस्ट ने इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक को लिखा है अरुंधति रॉय ने और इस पुस्तक में इन्होंने भारत के जंगलों और मोआवादियों के बीच कैसा संबंध है उसको दर्शाया है। मोआवादी और भारत के जंगलों पे आधारित ये पुस्तक है और इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अरुंधति रॉय की जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यानी कि छोटे चीज़ों का भगवान, इसको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है। तो आप दोनों बुक का नाम याद रखोगे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये भी अरुंधति रॉय की है, ये मैन बुकर प्राइज़ जीत चुकी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और अरुंधति रॉय ने अभी वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नाम से भी पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी जॉन रॉलिंग्स का हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जेरी जॉन रॉलिंग्स ये घाना के पूर्व प्रधानमंत्री थे। घाना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट का देश है, यानी वेस्ट अफ्रीका का देश है। अकारा इसकी राजधानी है और जो है इनका निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है, देखो एक पहले तो मिसप्रिंट हो गया है, मेरी नज़र अभी गई कि ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे।
तो आप यहाँ पे करेक्ट करोगे जेरी जॉन रॉलिंग्स, ये घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे। 73 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति होगा और इनका निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ। और घाना ये वेस्ट अफ्रीका का देश है। अकारा घाना की राजधानी है। नाना अकुफू अडू, नाना अकफू अडू ये घाना के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। नाना अकुफू अडू, नाम याद रखोगे, नाना अकुफू अडू। ये घाना के प्रेजेंट टाइम में अगर राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता है कि घाना के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है, तो नाना अकुफू अडू नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद से संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही पूरे विश्व में आयुर्वेदिक दिवस को मनाया जाता है 13 नवंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद की अपनी एक अलग पहचान बने, इसी के उद्देश्य से पूरे विश्व में आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुफ्त में इलेक्ट्रिक वाहन में स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविड-19 रोगियों तक मदद पहुंचाने के लिए पहल के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च करा गया? देखो जो ऐप लॉन्च करा गया इसका नाम है जीवन साथी ऐप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो आप कुल मिला के ये समझो कि अब एम्बुलेंस जो दिल्ली की होंगी उन्हें ऐप से कनेक्ट कर दिया गया है और ये एम्बुलेंस इलेक्ट्रिक होंगी। मतलब देखो अभी क्या है कि पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा मुद्दा है और दिल्ली में इस टाइम पे जब ठंडक की शुरुआत होती है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन को भी मिनिमाइज़ किया जा सके और कोविड-19 पेशेंट को भी प्रॉपर सुविधा मिल सके, इसी के उद्देश्य से जो वहाँ पे एम्बुलेंस हैं उनको इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस कर दिया गया है और सारी एम्बुलेंस को जीवन सेवा ऐप से कनेक्ट कर दिया गया है। कोई भी कोविड-19 का पेशेंट है, उसे घर से हॉस्पिटल जाना है या फिर हॉस्पिटल से घर आना है, तो वो जीवन सेवा ऐप के थ्रू मुफ्त में घर पे आ सकता है और हॉस्पिटल जा सकता है इन इलेक्ट्रिक वाहनों से। और जीवन साथी ऐप, देखो जीवन साथी ऐप है, जीवन सेवा ऐप, अभी ये आप करेक्ट करोगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जीवन साथी ऐप। जीवन साथी ऐप का जो जिन्होंने लॉन्च किया वो हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीवन साथी ऐप को लॉन्च करा है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।